गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं स्टोरी पे। और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मैं, क्या ये मोहब्बत है? क्वेश्चन मार्क। इसका लास्ट एपिसोड में पूरी तरह से अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो आज मैं इसका पूरी तरह से, जो होता है ना, एकदम पूरी तरह से कहानी को रिकवर करूँगी और आप सबको इसका एंड जो है, लास्ट पार्ट जो है, मैं आपको सुनाऊंगी कि इस स्टोरी में हुआ क्या था, कैसे हुआ था और क्या हुआ था। तो चलिए प्रीवियस पार्ट दे लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि जो अव्यांशी है और रहना है, और जो भी इनके बीच जो भी कहानी होती है, जो इनके कहानी का एंड होता है, मैं सब कुछ क्लियरली इसमें बता के जाऊंगी और बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। तो चलिए इसको डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं कि आगे स्टोरी में हुआ क्या था। तो मैं अव्यांशी की तरह, जो लास्ट पार्ट में आपने सुना था कि जो उनकी बेटी होती है, बहुत प्यारी सी एक बेटी होती है जो बहुत क्यूट होती है। उसके शॉर्ट हेयर और बाकी सब डिस्क्रिप्शन तो आपने सुन ही लिया होगा। और लड्डू और जो श्रेया होते हैं उनके घर आए होते हैं, जो आयशा होती है और जो उनकी बहन आयशा और आशीष, अव्यांशी, ये तीनों लोगों में एक चीज़ बड़ा कॉमन होता है। दोनों तो मतलब आशीष तो उसको बिजनेस से कोई मतलब नहीं होता, मगर अब जो कंगना होती है उनकी वाइफ, उनको खासा मतलब रहता है बिजनेस से। तो इसलिए अपनी भाभी को खुश करने के लिए, या यूँ कह लें कि जो भाभी थी, जो एक दोस्त थी, अब अचानक से वो रिश्ते में बंधी, और उसको खुश रखना, अपनी फैमिली को खुश रखना अव्यांशी बहुत अच्छे से जानती है। उसकी ज़िम्मेदारी उसने अपने अच्छे से निभाई होती है, और उसके ज़िंदगी में जो भी उतार-चढ़ाव आए होते हैं, उसके लिए उसने किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया होता है। जो की होती है, जो उससे हुआ होता है, उसने अपने आप पे, अपने आप को इतना काबिल बनाया होता है कि वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकें। लड्डू और जो श्रेया होते हैं उसके घर आए होते हैं, तो लड्डू और श्रेया, लड्डू से साइन करवा रही होती है, कुछ फाइल्स होते हैं, और अव्यांशी बोलती है, श्रेया तुमको अगर कुछ लगे तो उसमें कुछ रूल्स या कोई कॉलम ऐड करना हो या कोई हटाना हो तो तुम हटा देना। मैंने सिग्नेचर्स कर दिए हैं, और जो भी अगर कुछ ज़रूरत लगे या लगेगी तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो कहती कि ठीक है। उनकी दादी और उनकी दादी और मॉम जो होते हैं वहीं पे होते हैं, और ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। जो अव्यांशी ऐसे किए जा रही हैं, अव्यांशी फिर कहती क्या हुआ मॉम? तो कहती हैं जया जी की ये क्या चल रहा है अव्यांशी? तो कहती हैं कि कुछ नहीं मॉम, मैंने सोचा कि 3 हिस्से लगे, और 3 हिस्सों में एक हिस्सा आयशा का हो, दूसरा हिस्सा आशीष भैया का हो, और तीसरा हिस्सा मेरी बच्ची का हो। तो कहती है और तुम? इस हिसाब से तो 4 हिस्से लगने थे। तो कहती कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी चाहिए, जो भी हिस्से होंगे वो मेरी बेटी को मिलने चाहिए, और इसके भविष्य के लिए थोड़ी बहुत तो सिक्योरिटी बनती है, और मेरे लिए, मैं और आप सबके लिए हमेशा मेरे पास थोड़ा बहुत तो है ही है, जिससे मैं आपका, अपना और अपनी बीवी का ध्यान रख सकूं। तो ये सारी चीज़ें देख के उनकी दादी बोलती हैं कि तुमने एक बार पूछा भी नहीं है वंशी। तो उनके दादाजी भी बोलते हैं कि एक बार पूछना था बेटा। तो कहती है कि हाँ दादाजी पूछना था, बट भाई को देखते हुए कि भाई कभी भी अपने मन से या कुछ भी वो नहीं करता है, तो
मैं उसको इस तरह से नहीं रखना चाहती, वो हमेशा किसी पर डिपेंडेंट हो या हर वक़्त उसको किसी से माँगने की ज़रूरत पड़े। अब वो भी शादीशुदा है, उसकी भी फैमिली है, उसकी भी एक बच्ची है। तो कहती है कि उसकी बच्ची है, तो मतलब वो अडॉप्ट करने वाले हैं। जो भी बच्ची आएगी या बच्चा आएगा, तो उसके भी खर्चे होंगे तो मेरे कहने का मतलब ये था, तो तुम्हें कैसे पता? आशीष बोलता है, तो कहती है कि भाई आप नहीं बताओगे तो मुझे खबर नहीं होगी, मुझे सारी खबर है। तो सब लोग वहाँ पे अव्यांशी को एक अजब प्यार भरी नज़रों से या यूँ कह लें कि उनके दिमाग में सवाल तो होते हैं, मगर बस वो पूछ नहीं पा रहे होते हैं। तो चलिए आप सबके दिमाग में होगा कि आखिर पिछले वक़्त में क्या हुआ था, ठीक है? तो चलिए बताते हैं पिछले वक़्त में क्या हुआ था। पिछले वक़्त में जब आपने लास्ट लाइन सुनी होगी कि टेस्ट ट्यूब के लिए सारी तैयारियाँ हो चुकी होती हैं, रैना और अव्यांशी सारी तैयारियाँ होने के बाद वो कंसीव भी कर चुकी होती है। जो ईशा होती है, उसको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है, या यूँ कह लें कि मैं थोड़ा नाम में अगर गड़बड़ हो रही होंगी तो प्लीज़ इस लास्ट पार्ट में उसी नाम से एडजस्ट कर लेना, ठीक है? क्योंकि होता है ना काफ़ी वक़्त के बाद रिकॉर्ड करो तो नाम भी याद नहीं रहता या मुझे कहीं लिख के रखना पड़ेगा इसलिए। तो फिर ईशा जो होती है ना, आई थिंक मैं करेक्ट हूँ, ईशा ही थी। तो जो ईशा होती है, वो इस बात से खुश नहीं होती है और अव्यांशी को किसी न किसी तरह से वो हासिल करना चाहती है। मगर उन दोनों का प्यार अब मज़बूत होने जा रहा होता है। रैना और अव्यांशी के बीच एक तीसरा इंसान आने वाला होता है, जो कि उनके प्यार का, उनके दोनों की मज़बूती का, उन दोनों के रिश्ते में जो एक उतार-चढ़ाव की निशानी बनने जा रहा होता है। उसी दौरान उसकी पूरी फैमिली को जब पता चला होता है, तो उसके डैड जो होते हैं, रैना के, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं इस रिलेशनशिप को। मगर उसकी माँ जो होती है, वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर चुकी होती है क्योंकि उस मजबूरी भरे दौर में उस वक़्त जो रैना ने किया या अब वो जो कर रही होती है, उससे उनको कोई नाराज़गी नहीं होती है। ख़ैर उनके पिताजी नाराज़ होते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी बेटी किसी भी दौर से गुज़रे मगर इस तरह के दौर से नहीं। हर माँ-बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी हो या बेटा हो खुश रहें, उनकी ज़िंदगी अच्छे से बीते और खुशी भरे बीते, ना कि मजबूरी में जोड़ा गया रिश्ता उनको निभाना पड़े। मगर ख़ैर वो मजबूरी में जुड़ा हुआ रिश्ता आज प्यार में बदल चुका होता है और वो दोनों एक-दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं। उनके पिताजी जो होते हैं, वो व्हीलचेयर पे होते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते इसलिए खुद को लाचार महसूस कर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि शायद मैं इस व्हीलचेयर पे ना होता तो शायद मैं अपनी बेटी को इस तरह की ज़िंदगी जीने नहीं देता। मगर उनको ये एहसास नहीं होता है कि जिस किसी भी लड़के से वो शादी करते या जो भी लड़कों को चुनते, वो अभी से बेहतर नहीं होता। खैर अब वो दोनों उनके बच्चे का आने का खुशी सब लोग मना रहे होते हैं। दादाजी, दादी जी, आयशा, आशीष, जया जी सब लोग खुश होते हैं। वो प्रेग्नेंट होती है, कोई खुश नहीं होता है तो वो ईशा होती है। ईशा खुश नहीं होती है कि वो क्यों? मैं क्यों नहीं? मेरे ही से प्यार क्यों नहीं? उसके अंदर वो जलन और वो जो ईर्ष्या होती है ना, कहीं न कहीं उसको उस दौर पे ले जाके खड़ा कर दी होती कि उसको ये सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी होती है। गलत सही में उसका जो दिमाग है ना, वो फ़र्क करना भूल गया होता है कि क्या गलत है, क्या सही है। और उस फ़र्क को वो भूलते हुए कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाती है। वो बस उसको अभी दिख रहा होता है, वो किसी तरह से अभी को पाना चाहती है। अब वो उसके दिमाग में आता है कि रहना हमारे बीच नहीं रहेगी, तो शायद अव्यांशी जो है, वो मेरे पास आ जाएँ।
वो एक प्लान बनाती है जिसमें उस प्लान में और कोई नहीं रैना को तकलीफ पहुंचाया जाए। रैना नहीं समझ पा रही होती है कि ईशा इतनी ज़्यादा नफ़रत उसके लिए उसके दिल में क्यों है, मगर कहीं न कहीं वो समझ रही होती है कि जो अविनाशी से जो उसको प्यार मिलता है, शायद ना मिलने का वजह ही उसके लिए इतना बड़ा दुःख का कारण है। और उस गुस्से, आवेश में उसको ये समझ नहीं आ रहा होता है, वो इस बात को समझ ही नहीं पा रही होती है कि ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से प्यार, किसी से एतबार, किसी पे हक नहीं हासिल किया जा सकता जब तक वो खुद ना दे। कहीं न कहीं इस बात को वो समझना भी चाहती है और नहीं भी। वो चाहती क्या है उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है। बस उसको इतना समझ आ रहा होता है कि जो उसका है बस उसका है। उसका ये जुनून इस पागलपन के हद तक पहुँच चुका होता है, वो उसमें वो क्या कर रही है उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है। वो जब उसकी रूटीन चेकअप होती है, अव्यांशी और रैना गाड़ी में साथ जा रहे होते हैं। ऐसे ही दिन करके बीत रहे होते हैं। 1-1, 2 दिन, 3 दिन, सुबह होती, शाम होती, सुबह होती, शाम होती और ये सुबह-शाम उसके ज़िंदगी में, उसके मन में पल-पल ज़हर भर रहा होता है ईशा के दिल में। जैसे-जैसे वक़्त बीत रहा होता है, जैसे ही 3 मंथ के रूटीन चेकअप के लिए वो लोग जा रहे होते साथ में गाड़ी में, तो पहले उसको पता होता है कि अविनाशी नहीं जाएगी, ड्राइवर लेके जाएगा रैना को। उसने गाड़ी के ब्रेक्स फ़ेल करा दिए होते हैं। बाद में पता चलता है कि अविनाशी साथ में जा रही है। अब वो डर जाती है ईशा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। वो डर के मारे अब उसके हाथ-पैर ठंडे होने लगते हैं। अब वो क्या करे? कैसे रोके अविनाशी को? अविनाशी तो उसका चेहरा तक देखना नहीं पसंद करती है। अब वो करेगी क्या? कैसे होगा? कुछ वो सोच ही नहीं पा रही होती है। उसने जो सोचा होता है, जिस इंसान को पाने के चाहत में, जिस इंसान को वो हासिल करना चाहती है, उस तरीके से सामने वाला उसके पास आने के बजाय दूर जाने की दौड़ में होता है। तो बस वो जैसे-तैसे सोचे जा रही होती है, सोचे जा रही होती है, पर उसको समझ नहीं आ रहा होता। अविनाशी गाड़ी चालू करती है और वो निकल पड़ती है रास्ते पे। जब वो रास्ते पे निकल पड़ती हैं, तो वो दोनों एक-दूसरे का हाथ बड़े प्यार से होल्ड किए होते हैं और अविनाशी जब रैना की तरफ देख रही होती है, तो दोनों के दिलों में भर-भर के प्यार उमड़ रहा होता है। उनके अपने बच्चे की खुशी इस तरह से होती है, जिस तरह से एक माँ-बाप बड़े बेसब्री से माँ-बाप बनने का इंतज़ार करते हैं। एक माँ को जब वो परिपूर्ण होती है, एक बच्चे के आने से, वैसे ही रैना भी काफ़ी खुश होती है। उसके जय और जो किशन भाई होते हैं, वो भी हॉस्टल में पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, काफ़ी दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होते हैं। वो हमेशा अपनी माँ से जब भी बात होती है, वो अपनी दी के बारे में पूछते हैं। उनकी माँ उनको हमेशा ये कह के टाल देती है कि उनकी दी कुछ काम में बिज़ी है, वो जल्दी आएँगी करके। जय और किशन दोनों खुश होते हैं कि दी बिज़ी है, मगर मिलने आएगी। जय किशन ये नहीं जान रहे होते हैं कि उसकी दी की शादी हो गई, दी के बच्चा भी होने वाला है, कुछ नहीं उनको पता होता है। सॉरी फिर उसके बाद जो रैना होती है, वो चुपचाप जब देखती हैं कि रैना बहुत चुप है, कहती हैं क्या हुआ? खुश नहीं हो? कहती नहीं मैं खुश हूँ अभी, बट मुझे ना आज पता नहीं अजीब-सी घबराहट हो रही है, खुशी भी हो रही है, घबराहट भी हो रही है। तो कहती हैं कि क्या? कहती है कि हाँ, मुझे अजीब-सी घबराहट हो रही है। तो कहती हैं कि क्यों? तो पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। आप गाड़ी साइड लगाइए ना। तो कहती कि ठीक है मैं लगाती हूँ।
जब वो ब्रेक दबाती है तो ब्रेक लग ही नहीं रहा होता है। और इधर ईशा बहुत परेशान होकर चारों तरफ घूमे जा रही है तो घूमे जा रही होती है। उसको ये नहीं समझ आ रहा होता कि वो क्या करे अब। वो सोच तो रही होती है मगर उसकी सोच कहाँ तक पहुँचने वाली है, कितना देर तक पहुँचने वाली है इस मोहब्बत और एक दूसरे के छीनने की लड़ाई में कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ईशा अब बस इस सोच में होती है कि रैना को कुछ हो तो हो मगर अभी को कुछ ना हो। पॉसिबल कैसे है जब वो ब्रेक दबा रही होती है मगर ब्रेक लग नहीं रहा होता है। तो कहते कि रैना पैनिक मत होना, गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा है। और वो शहर एरिया में होते हैं तो गाड़ी उधर चलना लाजमी है। अब वो कैसे गाड़ी को कंट्रोल करे। वो गाड़ी जब ड्राइव कर रही होती है तो जंगल दिखता है। जब जंगल दिखता है तो वो थोड़ा सा गाड़ी को ब्रेक जो है दबाते हुए गाड़ी को मोड़ते हुए एक जो पेड़ होता है उससे जाके गाड़ी टकरा जाती है। गाड़ी जब टकराती है तो उसमें जो रैना होती है उसके पेट पे काफी ज्यादा जोर लगता है। जब जोर लगता है तो उसको ब्लीडिंग होने लगती है। जब ब्लीडिंग होती है थोड़ी देर के बाद अविनाशी को होश आता है तो वो देखती है कि रैना को हेवी ब्लीडिंग हो रही है और वो दर्द के मारे कहरा रही है। वो अब यहाँ क्या करे कैसे करे। रैना को दूसरे साइड से गाड़ी से उतारती है और उतारने के बाद उसको अपने कंधे से सहारा देते हुए वो इस कंडीशन में भी नहीं होती है कि अविनाशी रैना को अपनी गोद में उठा पाए, क्योंकि उसके हाथ एक जो हाथ होता है फ्रैक्चर हो चुका होता है जिससे उसका हाथ काम नहीं कर पा रहा होता है। अविनाशी बहुत परेशान होती है जैसे जैसे वो रास्ते पे आते हैं और वो हेल्प के लिए गाड़ी रुका रही होती है मगर कोई गाड़ी रुक नहीं रही होती है। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जब हम कभी मुश्किल में फंसते हैं तो हमें मदद करने वाला कोई नहीं होता है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और आते जाते लोग बस देखते हैं, रोकते नहीं हैं। जैसे ऐसे लगता है कि कोई तमाशा चल रहा हो और उस तमाशे का बस हम लुफ्त उठा रहे हैं। हम क्यों नहीं सोचते कि किसी की जिंदगी किसी का जीने मरने का एक हम वजह बन सकते हैं या किसी की जिंदगी बचाने की एक वजह बन सकते हैं। खैर एक जो इतनी देर से वो हेल्प हेल्प बोल रही होती है, एक फैमिली जा रही होती है जिसमें बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं और वो कहीं से ड्राइव करके टैक्सी जो बुक किए होते हैं जा रहे होते हैं। तो वो टैक्सी वाले को रोकने को बोलते हैं, कहते कि टैक्सी वाले रुको। तो कहते कि नहीं नहीं सर, गाड़ी ऐसे नहीं रोक सकते। ऐसे में एक जंगल एरिया है, लोग लूटने के लिए भी ऐसे। तो यानी कि तुम्हारा दिमाग खराब है। उस लड़की के पैरों से ब्लड आ रहा है, समझ आ रही है कितना सीरियस कंडीशन है। जो औरत बैठी होती है उस आदमी के साथ और कहते कि गाड़ी रोको, जल्दी रोको, यानी कि गाड़ी गंदी हो जाएगी मैम साहब। तो कहते कि तुम्हारी गाड़ी जितनी भी गंदी होगी मैं उसका पैसे दे दूंगी, तुम अपनी गाड़ी धुलवा लेना, चुपचाप गाड़ी रोको। तो वो बड़े भले लोग होते हैं कि वो गाड़ी रोक देते हैं और जल्दी से रैना को बैठाने को बोलते हैं। जो व्यक्ति होता है, जो आदमी होता है, वो आगे जाके कहते हैं कि बेटा तुम पीछे बैठ जाओ, हम आगे जाके बैठ जाते हैं। रैना कहती है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कहते कि धन्यवाद की क्या बात है, बैठो जल्दी बैठो। वो बैठती है और रैना को अपने वो गोद में लेटाई होती है। उसका पैर जो होता है वो जो महिला होती है उसके गोद में होता है और रैना काफी ज्यादा चिल्ला रही होती, चीख रही होती है, कह रही होती है अभी बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी करो ना, प्लीज प्लीज। उसके चेहरे से जो पसीना, जो दर्द, जो आंसू बह रहे होते हैं, उसके पैर पे जो ब्लड कंटिन्यूअस बहे जा रहे होते हैं, उसका दर्द वो ही समझ पाएगी उसको कितना दर्द हो रहा होगा,
क्या किस तरीके से गुजर रही होगी, उसका दर्द, वो चिल्लाना, वो रोना। प्लीज अभी कुछ करो, जल्दी कुछ करो अभी, प्लीज प्लीज। तो वो कहते कि हाँ हाँ बस पहुंच ही गए रहना, बस प्लीज पहुंच ही गए, प्लीज थोड़ा देर और, थोड़ा देर और। वो पहुंचते हैं जल्दी हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होते, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, वहां पे पहुंचते हैं। और जल्दी से पहले वही पड़ता है, इसीलिए उसी हॉस्पिटल में उसको ले जाया जाता है। जब वो दोनों दंपति भी साथ में होते हैं, कहते हैं कि बेटा रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा। वहां पे वो जो औरत होती है वो पूछती है कि इसका हस्बैंड कहाँ है। इस टाइम में अपनी बीवी को ऐसे अकेले छोड़ के उस नालायक मक्कार इंसान को समझ नहीं आता। तो कहती हैं अव्यांशी दबे स्वर में कि आंटी, मैं वो मक्कार नालायक इंसान नहीं हूँ। तो कहती हैं कि क्या, बट तुम तो लड़की हो। तो कहती हैं कि आंटी मैं वो इतना सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मगर वो इंसान मैं हूँ और मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ। तो जो अंकल होते हैं वो उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं कि बेटा जो भी हो साथ मत छोड़ना, ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम होता है ये, किसी का साथ निभाना और किसी के साथ चलना। हर कोई वादा करता है मगर रास्ते में छोड़ के चला जाता है। उस दर्द को महसूस करना और उस दर्द को समझना दोनों ही अलग चीजें होती हैं। ठीक है हम लोग चलते हैं। तो हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद बोलती है और वो दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो वो आंटी, उनके आंखों में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो आंटी जो होती हैं वहां से चली जाती हैं और इधर रहना जो होती हैं वो ऑपरेशन थिएटर में गई होती हैं। वहां पे डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि इस ऑपरेशन करना पड़ेगा आपके बच्चे का। सॉरी, इसका पिता कहाँ है, इसके पिता को बुलाइए क्योंकि बच्चे का अबॉर्शन करना पड़ेगा, वरना दोनों में से कोई एक ही बचेगा। तो कहती है कि मैं हूँ उस बच्चे का पिता, मैं हूँ। तो कहते हैं क्या, तो कहते हैं कि हाँ, ऐसे क्यों देख रहे हो डॉक्टर। तो कहते हैं कि ओके कोई नहीं, ये लीजिए, मैं नर्स को भेज रहा हूँ और आप इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए, आगे का प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। तो कहते हैं कि जल्दी प्लीज। तो वो साइन कर देती है। उसको किसी भी हालत में रैना को बचाना होता है। उसका बच्चे से एकदम से कनेक्शन टूट ही चुका होता है। उस वक्त सिर्फ उसको रैना दिख रही होती है। उन दोनों के बीच में जो प्यार होता है, जो एक दूसरे के लिए सपोर्ट होता है, अभी बस उसको मद्देनजर रख रहे होते हैं। फिर ये सब होने के बाद वो जब थोड़ा रिलैक्स होती हैं तो जाती हैं रिसेप्शन पे। उनका फ़ोन कहीं गिर चुका होता है, कहाँ गिरा होता है उनको ध्यान नहीं होता। वो रिसेप्शन पे जाती हैं, वहाँ पे कॉल लगाती हैं। कॉल लगाने के बाद उनकी जो मॉम होती हैं फ़ोन उठाती हैं, जया जी, कहते हैं कि हेलो, कौन बोल रहा है? तो कहती है कि माँ मैं अभी, प्लीज़ आप ये सरकारी अस्पताल जो सिटी में है आप प्लीज़ आ जाइए ना। तो कहती हैं कि बेटा तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमको तुम्हारा तो अपॉइंटमेंट। तो कहती है माँ मैं आपको बाद में समझाऊंगी, प्लीज आप आ जाओ। तो कहती है कि सब ठीक है ना अभी? तो कहती है कि माँ मैं नहीं समझा सकती, प्लीज आ जाओ। तो कहती है हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। तो उनकी आवाज में जो घबराहट होती है, वो चिल्लाती हैं जया जी, आशीष आशीष जल्दी आओ। आशीष आते कहते हैं क्या हुआ माँ? तो कहती हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, अव्यांशी बहुत रो रही है, तुम चलो आओ जल्दी, हमें हॉस्पिटल जाना है। तो कहते हैं कि क्या? तो कहते हैं कि हाँ। और तब तक आयशा भी आती है और आयशा आती है, कहती क्या हुआ माँ? तो कहती है कि वो मैं नहीं समझा सकती, तुम आओ नीचे आओ। और तब तक दादा दादी सब लोग गाड़ी में बैठते हैं और ईशा भी होती है साथ में। ईशा जो होती है आके जब साथ में बैठती है, वो सोच रही होती है कि प्लीज भगवान जी इसके रहना को कुछ हुआ हो, मगर अभी को नहीं। अभी भी वो इतनी मतलबी स्वार्थी कैसे हो सकती है किसी के साथ, इस कंडीशन में भी ये चीज कैसे कोई कह सकता है।
उसको तो पता ही होता है कि किसने किया है। और अभी उस वक़्त ये सारी चीज़ें सोचने और बताने की ज़रूरत किसी को नहीं होती है, मगर अब बस वो जा रहे होते हैं, घबराहट और रोना जयाजी के कानों में गूँज रहा होता है। वेयान्शी बहुत कम बहुत ही कम रोने वाली लड़की होती है। वो हर बात पे, हर चीज़ पे रोने वाली नहीं होती है, वो इतनी कमज़ोर नहीं होती है। तो बस ये सोच के ना उनका दिल काँप रहा होता है कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो हुआ है। क्या गलत हुआ है पता नहीं, मगर कुछ तो गलत हुआ है मेरी बेटी के साथ। कहती आशीष प्लीज़ जल्दी ड्राइव करो। तो वो कहती कि हाँ माँ, गाड़ी को एरोप्लेन नहीं बना सकते, आप शांत रहिए, मैं चल रहा हूँ। गाड़ी को लेके जाते हैं वहाँ हॉस्पिटल के बाहर लगाते हैं। अरे जो अविनाशी होती है भागती हुई आती है और अपने माँ के गले लग जाती है। कहती कि माँ, मैंने मैंने अपना सब कुछ खो दिया माँ। मैंने पता नहीं किस किस गलती की सज़ा मिली माँ। मैं रैना को क्या बोलूँगी? मैंने क्या किया है? मैंने क्या पाप कर दिया है माँ? तो कहती कि क्या हुआ बेटा, बोलोगी? तुम रो क्यों रही हो? उनके फेस को पकड़ती है अपने हाथों में और उनके आंसू को साफ करती हैं और कहती है कि क्या हुआ, बोलो। माँ, हम लोग जब आ रहे थे तो मेरी गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा था और गाड़ी को मैंने रोकने के लिए गाड़ी को टक्कर मारी पेड़ में। मगर उस टाइम मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। रैना को हैवी ब्लीडिंग हो रही है माँ। तो कहती है कि पर तुम तुम तो अपनी गाड़ी से आ रही थी ना, तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल कैसे हुआ? तुम्हारी गाड़ी का हर रोज ब्रेक वगैरह चेक होता है, तो अचानक से कैसे? तो कहती है कि पता नहीं माँ, मैं नहीं जानती कैसे हुआ, मगर मैंने अपने बच्चे को खो दिया माँ। मैं रैना को कैसे समझाऊंगी, क्या कहूंगी मैं उसे? तो कहती है कि चुप हो जाओ, रो मत। उसको अपने गले से लगाती है, उसके पीठ को सहलाती है, उसके आंसू को साफ करती है। उनकी आंखों में आंसू भरे होते हैं, पूरी फैमिली की आंखों में आंसू भरे होते हैं। इस तरह से वंशु को रोते हुए देख के सबके दिल में वो दर्द उठ रहा होता है। ईशा खामोश, उसके ना आंखों में कोई पानी होता है, ना कोई शर्म होता है, ना ही कोई दर्द होता है, चुपचाप खड़ी होती है। इस तरह से अव्यांशी को दर्द में देख के उसके आंखों में धीरे धीरे आंसू भरने लगे होते हैं ईशा के। वो अब उसको एहसास होने लगा होता है कि उसने किया क्या है, उसने ये क्यों किया और किस लिए किया। जब वो ये सारी चीजें देख रही होती है तो तब उसको समझ आ रहा होता है कि उसने क्या किया है, किस तरह की गलती की है जो माफी के काबिल नहीं है। जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं, उसके वजह से वो मारा गया। एक बच्चे का कलंक उस पर लग चुका है। वो एक बार माफी उसको मिल चुकी थी, मगर उसने दोबारा वही फिर कोशिश की। ईशा को शायद ये नहीं करना था, मगर गुस्सा, आवेश में इंसान की बुद्धि खराब हो जाती है। कभी भी किसी से ईर्ष्या इस हद तक नहीं करना चाहिए जितना ईशा ने अपने हद को पार करते हुए किया। खैर, अभी उसके साथ क्या होगा वो तो आगे पता चलेगा। जब हमारी रना को होश आता है, वो पहले अपने हाथों को अपने पेट पे रखती है। जैसे ही अपने पेट पे रखती है, उसको कोई मूवमेंट समझ नहीं आता है और वो देखती है खुद को कि वो आईसीयू में शिफ्ट है। तो कहती है कि नर्स इधर आइए, मेरे पेट में कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? तो कहती है कि नर्स कुछ बोलने से घबरा रही होती है। कहती कि मैम वो मैं अभी आती हूँ। वो जाती है और उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करती हैं कि पेशेंट होश में आ गया है, आप मिल सकते हैं उनसे। अविनाशी को हिम्मत नहीं होती है कि वो जाके रना से मिले, मगर अब वहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकती हैं। सब लोग उनको साहस देते हैं और वो जाती हैं आईसीयू में। और जब जाती हैं उनके पास, वो बैठती हैं, उनके हाथों को अपने हाथों में होल्ड करती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ अभी, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? मैंने आपको आज तक ऐसे रोते हुए बहुत कम ही देखा है।
आप अचानक से ये ऐसे क्यों रो रहे हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ, आप ठीक हो? उसका जो एक हाथ होता है उसमें बैंडेज लगे हुए होते हैं। कहते हैं कि आप ठीक हो ना अभी? तो कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तो आप रो क्यों रहे हो? तो कहती है कि रहना। तो कहती है कि हाँ, बोलो क्या हुआ? और हमारा बच्चा और मेरे पेट में कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा? अभी तो जब हम आ रहे थे तो हो रहा था। तो कहती है कि वो हमारा बच्चा। तो कहती है कि हाँ, बोलो, अबॉर्ट हो गया। तो कहती क्या? तो कहती कि हाँ, वो मैं उस वक़्त डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुमको या बच्चे को दोनों में से कोई एक ही बचाया जा सकता है। मैंने तुमको चुना। मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ रेना, माफ़ कर दो मुझे। मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। तो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। उनका हाथ वो छोड़ देती है रेना। रेना जब हाथ छोड़ देती है अविनाशी का, तो अविनाशी को एक झटका सा लगता है कि क्या हो गया अचानक से? ये ऐसा क्यों? और वो एकदम चुप हो जाती है। उसकी आँखों में खामोशी दौड़ जाती है। उसकी आँखों में आँसू भरे होते हैं मगर वो बह नहीं रहे होते हैं। उसके लब खामोश होते हैं। रना आप कुछ कह ही नहीं रही होती है। कहती है रना प्लीज़ कुछ बोलो ना, प्लीज़ ऐसे चुप मत रहो। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। हम लोग ऐसे ही लाइफ को बिता सकते हैं मगर तुम्हें खो के नहीं। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। प्लीज़ तुम मेरी बात को समझो। वो कुछ बोल ही नहीं रही होती है। अचानक से उसको क्या ऐसे हुआ है, किस दर्द से वो गुज़र रही है, वो बिल्कुल किसी को बयाँ ही नहीं करना चाहती है। ऐसा क्या हो जाता है उसके लाइफ में, उसके ज़िंदगी में कभी खुशी आते-आते रह जाती है, कभी खुश होते-होते रह जाती है। इसको खुद से शिकायत होने लगी होती है रना को और वो चुप हो चुकी होती है। उसकी आँखों की खामोशी वंशी को समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप बैठे-बैठे अचानक से बेहोश हो जाती है रना। और जब नर्स को बोला नर्स नर्स प्लीज़ आइए, प्लीज़ नर्स। तो जब नर्स आती है तो देखती है कि वो बेहोश हो चुकी है। तो कहती है कि मैम आप प्लीज़ बाहर जाएँ, मैं देखती हूँ। नर्स जो होती है वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आते हैं, उसको चेक करते हैं। कहते हैं कि कुछ बोला था क्या तुमने? तो कहती है कि नहीं डॉक्टर मैंने नहीं बोला, वो मैम को मैंने बुला के लाया था क्योंकि वो अपनी फैमिली से किसी से मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने उनके पति को। तो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है नर्स? हाँ, अभी पेशेंट रिकवर नहीं हुआ, अचानक से तुम उसको शॉक लग गया है, पता है? पता नहीं वो कब तक होश में आएगी, समझ नहीं है तुमको? वो उल्टा नर्स को डांटने लगता है डॉक्टर। और वहाँ से डॉक्टर चला जाता है और जब बाहर जाता है तो कहते हैं अविनाशी पकड़ती है, कहती कि क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पैसे की कमी समझ आ रही है? मैं देती हूँ ना। वो अपना ब्लैंक चेक निकालती है और वो साइन करके देती है, कहती है आपको जितना अमाउंट भरना है भर लीजिए, प्लीज़ आप बता दीजिए क्या हुआ? तो कहते हैं कि कुछ मैं कह नहीं सकता। और अचानक से पेशेंट को उसके बच्चे के बारे में पता चला है, इसलिए उसको शॉक लग गया है और वो कब मेंटली स्टेबल हो पाएगा, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो कहती है कि पर ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहती है कि वो अभी तो ठीक थी, मुझसे बात कर रही थी। तो कहती है कि अगर पेशेंट इस कंडीशन में हो और अचानक से कोई बात उसको बोली जाए, तो सीधे उसके दिमाग पे असर करता है। अगर ज़्यादा उस चीज़ से वो अगर अटैच्ड है तो अब वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे अविनाशी, किस तरह से हैंडल करे रैना को। और कहती है कि ठीक है डॉक्टर। सब लोग अजीब-सा माहौल हो चुका होता है, सब लोग रो रहे होते हैं और सबकी आँखों में आँसू भरे हुए होते हैं, सिवाय ईशा को छोड़ के। ईशा उसने जो भी किया होता है, बचकानी हरकत होती है या उसने जानबूझ के ये जो किया होता है, हरकत माने या गलती माने या क्या माने, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। अभी फ़िलहाल तो वो बच्ची होती है और वो सोच रही होती है कि अब क्या करे? अगर अविनाशी को पता चला, तो उसके साथ क्या होगा? उसने एक बार माफ़ किया है, ये दोबारा माफ़ नहीं करेगी। वो
उस कंडीशन में अभी अव्यांशी होती नहीं है कि पता लगाया जाए, कुछ कहा जाए। उसको सिर्फ रहना की चिंता होती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। पेशेंट 1-2 दिन बीतता है, डॉक्टर डिस्चार्ज कर देते हैं। और डिस्चार्ज करने के बाद जब वो घर आती है तो घर में जो उसने टॉय रूम बनवाया होता है और एक अपने बच्चे के लिए रूम बनवा रही होती है अव्यांशी। अव्यांशी जब रूम में ले जाती है तो उसके रूम में जो बच्चों की फोटोज होती हैं, जो उसके और उन दोनों के साथ जो बीते हुए पल होते हैं, वो फोटोज चारों तरफ लगे होते हैं। वो सब देख के रहना फिर से उसकी आंखों में आंसू भरने लगते हैं, मगर वो आंसू सूख जाते हैं, रोते रोते रह जाते हैं। जैसे ही अव्यांशी उसके लिए सूप लेने के लिए जाती है कि लाके उसको दे, वो समझ नहीं पा रही होती है कि अचानक से ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया। वो बाहर जा ही रही होती है, तब तक उसको वो ड्राइवर दिखता है। वो किचन के एरिया की तरफ जा रही होती सूप के लिए, मगर वो जाती है बाहर की तरफ। जब वो देखती है, कहती है ड्राइवर इधर सुनो, गाड़ी तुमने सर्विस कराई थी ना? तो कहते हैं कि हाँ हाँ मैम, मैंने कराया था। तो ब्रेक फेल कैसे हुआ जब तुमने सर्विस कराया था? तो कहते कि मैम वो अ, मैंने वो तो कहते कि मैं वो ये मत बोलो, मुझे रीज़न बताओ। तुमने सर्विस कराई थी और तुमने लाके मुझे चाबी दी थी। तुम लेके जाने वाले थे, तुम लेके नहीं गए और मैं लेके गई। तो यानी कि तुमको कुछ तो पता है जो मुझे नहीं पता है। अगर बता दोगे तो फ़ायदे में रहोगे, अगर नहीं बताओगे तो मुझे और भी तरीके आते हैं। तो जब वो गुस्से से उसकी आँखें लाल हुई होती हैं और वो उसको इस तरीके से पूछ रही होती है, तो कहते कि मैम वो ईशा मैम ने बोला था। कहते क्या बोला था? ब्रेक फेल करने के लिए, जिससे कि रहना मैम की। तो कहते कि क्या? तो हाँ, वो मुझे बोली थी ये करने को, और बोली थी कि मुझे पैसे भी देंगी और मुझे कुछ होने भी नहीं देंगी। तो कहती कि तुम इतने सालों से मेरे साथ रह रहे हो, तुमने मेरे से गद्दारी की। वो कहती कि अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ। तुम जैसे गद्दारों को ना मेरे घर में कोई जगह नहीं है। दीदी वो तुरंत उसका पैर पकड़ लेता है। कहते कि मैम मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने जो किया अपनी गरीबी को दूर करने के लिए किया। और और बस मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। मुझे दुख है कि जो भी हुआ मैंने उसमें आपको कुछ बता नहीं पाया, मगर मैम प्लीज़ प्लीज़ मैम ऐसा मत करिए मैम। तो कहती कि अभी चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर गुजरूंगी तुम्हें पता नहीं है। तो कहती है कि वो बोलता है ड्राइवर वहाँ से, ठीक है मैम मैं जा रहा। वहाँ से वो चाबी देता है और वो वहाँ से चला जाता है। जब ईशा का नाम सुनी होती है अव्यांशी, तो उसका खून खौल उठा होता है। कहती इसको बिल्कुल समझ नहीं है ना, मैं अभी इसको बताती हूँ। और इधर वो जाती है किचन में, सूप उठाती है और सूप उठाने के बाद लेके जाती है। वो काफ़ी गुस्से में होती है, उसके चेहरे का रंग एकदम लाल हो चुका होता है। और सूप उठाने के बाद दूर जाती है कमरे में, देखती है रहना नहीं होती है उसके कमरे में। वो जाती है उस बच्चे वाले रूम में, उसको पता होती कि रहना उधर ही गई होगी। रहना को जाती है और देखती है कि वो सारे रूम को देख रही है कि जो भी डेकोरेशन हुए होते हैं बच्चे के आने की खुशी में। जब वो ये सारी चीज़ें देख चुकी होती है और सोचती है कि ये जितना देर यहाँ रुकेगी उसको तकलीफ उतनी ही होगी, तो वो जाती है, रना का हाथ पकड़ती है और लेके आती है। रना को बैठाती है, सूप पिलाती है और उसको लिटाती है, दवाई देती है। अचानक से दवाई खाते ही रना सो जाती है। रना जब सोती है तो वो कहती है कि ईशा अब तुम्हारी खैर नहीं, तुमने ये जो किया है ना माफ़ी के काबिल नहीं है और मैं तुम्हें माफ़ करूँगी नहीं। अव्यांशी दरवाज़ा लगाती है और लगाने के बाद
वो ईशा के कमरे की तरफ जाने लगती है। जब वो जा रही होती है तो दूर खड़ा होके आशीष देख रहा होता है कि ये इतने गुस्से में क्यों है। ये अभी तो शांत, सागर से भी शांत थी, अचानक से उस सागर में इतना बड़ा उफान क्यों आ रहा है। तो वो जा ही रहा होता है पूछने के लिए कि क्या हुआ अव्यांशी, मगर अव्यांशी उससे वो कुछ पूछ पाए उससे पहले ही वो ईशा के रूम में एंटर कर जाती है। तो वो समझ जाता है कि कुछ बात होगी, दोनों के बीच की बात है और मुझे शायद अभी बात नहीं करनी चाहिए, मैं बाद में बात कर लूँगा। वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही एंटर करती है तो ईशा बेड पे बैठी होती है। ईशा जब बैठी होती है और अव्यांशी होती है, कुंडी लगाती है रूम का और लगाने के बाद जो कर्टन्स होते हैं कवर करती है और अंदर के तरफ आती है। और जो उसने कोट पैंट जो सूट पहना होता है और जो आंखों पे उसके जो ग्लासेस वो लगाती है वो लगा होता है। पहले ग्लासेस को उतारती है और ग्लासेस को उतारने के बाद फिर अपने कोट को उतारती है। कहती कि तुम्हें बहुत शौक है ना ईशा दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलने का, तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना दूसरों को तकलीफ पहुंचा के, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है ना। हाँ, रहना को इस तरह से तकलीफ में देख के, मुझे तकलीफ में देख के मज़ा आ रहा है। हाँ, और वो उसके धीरे धीरे उसके कदम ईशा की तरफ बढ़ रहे होते। इस तरह से चेहरे को लाल और गुस्से में आंखें लाल देख के कहती कि क्या हो गया वंशी, आप ऐसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तो कहती कि नहीं, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने लगा है ना। हाँ, और वो उसके करीब जाती है, उसके बालों से उसको पकड़ती है और उसके फेस को ऊपर करती है, क्योंकि ईशा जो होती है हाइट में थोड़ी सी हल्की सी छोटी होती है अव्यांशी से। और जब उसके फेस को ऊपर करके उसके बालों के पकड़ के अपने हाथों में और कहती कि तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है ना। तुमने क्यों किया ईशा, मेरे और रहना और हमारी खुशी को लेके तुमने क्यों आग लगाया। हाँ, उसको धड़ाम से बेड पे पटकती है और कहती कि क्यों किया ईशा, तुमको क्या मिला हमारी इस खुशी को तबाह करने के बाद। तुम्हें क्या मिल गया, तुम बता दो मुझे, तुम्हें किस बात की खुशी हुई। तुमने कुछ ज़्यादा अच्छा या कुछ ज़्यादा बुरा तुमने क्या कर लिया मेरे साथ। हाँ, तो कहती है कि क्या हो गया है अभी आपको, प्लीज़ आप होश में आइए। तो कहती है मैं होश में हूँ, बिल्कुल होश में हूँ। ईशा तुम बोलो, तुम कब होश में आओगी। हाँ, और फिर से उसके हाथों को पकड़ती है और उसको फिर से खड़ा करती है बेड से। फिर अपने बेड के कॉर्नर साइड ले जाके उसको दीवार से लगा के कहती है क्या मिला ईशा तुमको। हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया, बोलो, क्या तुम करना क्या चाहती थी। तुम्हें ये लगा कि तुम ये सब करके बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाओगी या तुम मेरा प्यार हासिल कर लोगी। तुमको मेरा प्यार चाहिए ना, देती हूँ ना मैं तुम्हें अपना प्यार, लो। अब लेना क्यों नहीं चाहती, अब डर क्यों रही हो ईशा, तुम्हारे इस चेहरे पे डर क्यों दिख रहा है, खुशी क्यों नहीं दिख रही। कहती कि प्लीज अभी आप अभी होश में नहीं हो। तो कहती कि मैं एकदम होश में हूँ, देखो मैंने कोई नशा नहीं की है, तुमको समझ नहीं आ रहा, देख लो एकदम होश में हूँ मैं। तुम ये सब कुछ मेरे प्यार के लिए क्यों है ना, अब मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ ना ईशा। उसके कमर से उसको खींचती है अपनी तरफ और उसको बिल्कुल ही अपनी तरफ खींच के चिपका के उसको कहती कि क्यों तुमको फील नहीं आ रही, तुमको फील नहीं हो रही मैं ईशा, क्यों। अभी तो तुमने ये सब कुछ किया, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरी बीवी को उस कंडीशन में पहुंचा दिया, मेरी खुशी तुमने छीन ली ईशा, तुम कैसे खुश रह सकती हो, मैं तुम्हारी खुशी छीन लूंगी, समझी।
ईशा जो होती है अब बिल्कुल डर चुकी होती है। ईशा की आंखों में वो डर, वो खौफ दिख रहा होता है। कहती है कि तुम्हें प्यार चाहिए ना ईशा? मैं क्या कर तो रही हूँ तुम्हें प्यार, अब तुम क्यों डर रही हो? हाँ, उसके फेस को पकड़ती है, क्योंकि उसका दूसरा हाथ तो फ्रैक्चर होता है, दूसरे हाथ से वो कुछ कर नहीं पा रही होती है। मगर फिर भी उस दर्द को वो महसूस नहीं कर रही होती है, उसको पता नहीं चल रहा, तो उस हाथ से भी उसको काफी टाइटली पकड़ के रखी होती है। और ईशा छटपटा रही होती है, जैसे वो चिल्लाने की कोशिश करती है। क्यों चिल्ला रही हो ईशा? और चिल्लाओगे भी तो कोई घर वाले नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना तुम मेरी बीवी हो, और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, है ना? तो अब तुम अपने ही जाल में फंस चुकी हो। समझ आया? तो इधर जब ईशा एकदम नजदीक उसके खड़ी होती है, जब उसके फेस को अपने हाथों से दबाई होती है और एक हाथ से उसको एकदम करीब रखी होती है दबा के, और उन दोनों की सांसें एक दूसरे को सुनाई दे रही होती हैं। जब ईशा कहती है कि प्लीज छोड़ दो, तो कहते हैं कि क्यों छोड़ दूं मैं? हाँ, तुम्हें मेरा प्यार चाहिए ना, तो मैं दे रही हूँ ना, लो ना। तो कहती है कि ऐसे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार मुझे। तो कहती क्यों नहीं चाहिए? ऐसे बनने पे तुमने मजबूर किया ना मुझे। हाँ, तुमने मेरी खुशी छीनी, मैं तुम्हारी खुशी कैसे रहने दे सकती हूँ? तुम इस घर में मेरी खुशी छीन के कैसे रह सकती हो ईशा? उसको वो जब उसको धक्का देके वो भागने की कोशिश करती है, उसका हाथ पकड़ के फिर से खींचती है और अपने करीब ले आती है, और इस बार उसको धक्का देती है, वो बेड पे गिर जाती है। जब वो धक्का देती है, जब वो बेड पे गिरती है, तुरंत जो अविनाशी होती है वो उसके ऊपर आ जाती है, और जब उसके ऊपर आती है और उसके हाथों को अपने हाथों से दबाती है, उसके हाथों में दर्द हो रहा होता है, उसका हाथ टूटा हुआ होता है अविनाशी को, मगर उस गुस्से आवेश में उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है। जब इस गुस्से में उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किस हद तक जा रही है, किस हद तक वो गिर रही है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है। ईसा चिल्लाने की कोशिश करती है, ईसा का उसने मुंह बंद कर देती है कपड़े से बांध के, और जब वो बंद करती है कहती कि अब चिल्लाओ। कैसे चिल्लाओ ईशा? क्या करोगी तुम? हाँ, अब तो तुम्हारे साथ जो होगा वो सारी चीजों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये जो भी होगा अब मैं तुम्हारे साथ करूंगी। ये सब तुम करने पे खुद मजबूर की हो, मैंने नहीं किया कुछ भी। हाँ, तुमने करने पे मजबूर किया ना, बोलो। और उसके मुंह को बंद करके वो उससे सवाल किए जा रही होती है। वो ऐसा लग रहा होता है कि गुस्से से पागल हो उठी है, वैंशी को सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। अब वैंशी क्या कर रही है उसके साथ वो समझ नहीं पा रही होती है। अभी अभी वो बोले जाने की कोशिश कर रही होती है, प्लीज मत करो, प्लीज मत करो। वो उसके कपड़ों को ऐसे उतारती है जैसे उसकी रूह कांप रही हो। उसके गुस्से को देख के ईशा के दिल में एक अलग सा डर, एक अलग सा दर्द समझ आ रहा होता है उसको। वो जो दर्द महसूस कर रही होती है व्यांशी, वो दर्द उसको महसूस कराना चाहती है। ऐसे ही अचानक से इधर रैना की आंखें खुलती हैं। रैना की आंखें जब खुलती हैं देखती है कि व्यांशी कमरे में नहीं है, और बगल से कुछ टूटने फूटने की आवाज आ रही है, तो वो धीरे धीरे उठती है, धीरे धीरे चलते हुए आ रही होती है। और धीरे धीरे जब आती है तो फिर से अव्यांशी जैसे उसके जो नाइटी उसने पहनी होती है उसके फर्स्ट कवर जो लेयर होता है वो उसको उतारते हुए वो फिर से धक्का देके भागने की कोशिश करती है, तो उसके पैरों से वास टकराता है और वो गिरता है। तो वो आवाज जब उधर से आती है टूटने की, और रैना इधर उसके दरवाजे पे आके जब टूटने की आवाज आती है वास की, तो कहती ईशा क्या हुआ?
तुम ठीक हो? ईशा उसके दरवाजे पे नॉक करते-करते वो नॉक कर रही होती है, ईशा दरवाज़ा खोलो। तो जब वो नहीं खोल रही होती है, तो सब तो होते नहीं हैं, वहाँ पे रैना होती है। जब आवाज़ सुनते हैं रैना की, तो सब लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो हुआ है। दौड़ते हुए जया जी, आयुषा, आशीष, दादा-दादी सब लोग आ जाते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होगा, क्या रैना उस दरिंदगी को पार कर पाएगी या रह जाएगी रास्ते में। तो आगे की स्टोरी मैं कंटिन्यू करूँगी, मगर अभी ये काफ़ी लंबा स्टोरी था बीच का, तो इसलिए काफ़ी लंबा हो गया। तो मैं ये स्टोरी कल या परसों रिकॉर्ड करके आगे डाल दूँगी। तो बने रहिए मेरी स्टोरी के साथ, सुनते रहिए शालू में एक खूबसूरत कहानी। शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।